Hello students, my name is Ashish Singh and I welcome all of you to your lovely channel Super Chem Point. I hope आप केमिस्ट्री सीख रहे हो, सिखा रहे हो और अपना कैरियर बना रहे हो। देखिए, अभी तक जो मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको सिखाया आइसोमेरिज्म के बारे में, उसमें उसका डेफिनेशन था, उसका क्लासिफिकेशन था। क्लासिफिकेशन को एज अ स्टोरी के थ्रू मैंने आपको सिखाया। आपने वहाँ देखा होगा कि आपको रटने की जरा भी जरूरत नहीं पड़ी, पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन एक बार में ही आपके दिमाग में आ गया। जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है फर्स्ट वीडियो लेक्चर को जरूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है और उसको दिमाग में कैसे रखा जाता है। देखिए, अभी तक मैंने आपको चेन आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ाया है, ठीक है, उसके जो फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो उसका जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखिए, पोजीशन आइसोमेरिज्म कोई खास नहीं है, इसमें जो कार्बन की चेन है वो सेम रहेगी। बस क्या होगा कि जो फंक्शनल ग्रुप है, जो एटम्स है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो हैं, उसमें जो प्रेजेंट होंगे आपके, उनके पोजीशन में आपको डिफरेंट मिलेगा, बाकी चेन वही रहेगी। तो यहाँ पर भी केवल आपको पोजीशन आइसोमेरिज्म को ही बताना है, पर्टिकुलर उस मॉलिक्यूलर फार्मूला में। अगर यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछ ले कि उसमें इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में कितने टाइप के आइसोमेरिज्म हो सकते हैं, तो आप पूरा बताइए। लेकिन जब पर्टिकुलर पोजीशन की बात हो तो केवल पोजीशन को ही एक्सप्लेन करना है। चलिए, ये सारी चीज़ें हम लोग समझते हैं ये है क्या। देखो बेटा, मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है, तो ये तो लिखा हर जगह मिल जाएगा। आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आए हैं, तो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। देखो, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। आइसोमेरिज्म है तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला तो मिलेगा ही। तो मॉलिक्यूलर हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन द पोजीशन ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप, एटम, सब्स्टिट्यूएंट, कुछ भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूएंट, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड ऑन द आइडेंटिकल बेस चेन, यानी कोई चेन होगी वो सेम होगा, उस पर इन सब का क्या होगा, पोजीशन में डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। ऑफ द कंपाउंड्स आर कॉल्ड पोजिशनल आइसोमर्स। देखिए, अच्छा, ये फिनोमेना क्या कहलाएगी, इसी फिनोमेना को कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। चलिए, इसको एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखा, तो देखिए, सपोज करिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। तो अगर इसमें आप देखो तो डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पर पहले कार्बन सी है, यानी 1 2 3 4, यानी कि फर्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड की स्टार्टिंग हो रही है। चलिए, इसका एक फॉर्म और लिखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। अगर आप यहाँ पे देखो तो डबल बॉन्ड की स्टार्टिंग सेकेंड कार्बन से हो रही है, जबकि यहाँ पे कार्बन की जो चेन है वो सेम है, यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, केवल पोजीशन चेंज हो रही है किसकी, डबल बॉन्ड की। अगर इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो इन दोनों में ही कार्बन कितने हैं बेटा, 4 हैं, और दोनों में ही 8 यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, काउंट कर लीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। हमारा कार्बन चेन जस का तस है, इसको डिस्टर्ब नहीं करिएगा। अगर आपने इसको डिस्टर्ब कर दिया तो इसमें चेन आइसोमेरिज्म भी क्या होगा, इंक्लूड हो जाएगा। आप कह सकते हो कि सर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, आप लिखिए ऐसे, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए, यहाँ कार्बन में क्या है कि हाइड्रोजन हिडन है, जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो हिडन है, छुपा हुआ है। हम यहाँ केवल कार्बन एटम से इसके चेन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं, नो डाउट लिख सकते हैं। लेकिन आप देखो कि यहाँ पे इसके चेन में क्या गया, चेंजिंग आ गया, इसका चेन क्या हो गया, बदल गया, मतलब कि जो चेन स्ट्रक्चर है उसमें चेंजिंग आया। यहाँ पे आप देखो 4 कार्बन के स्टेट चेन हैं और ये आपका क्या है, आपका ब्रांच में आ गया। तो बेटा, ये हो सकता है अगर यहाँ पर C4H8 में अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल
पूरा कितने आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकते हैं तब आप इसको इंक्लूड करिए। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने पोजीशन आइसोमेरिज्म हैं तो फिर इसको आप नहीं बताएंगे तो नहीं बताएंगे तो नहीं बताएंगे, ठीक है। तो आप इस चेन आइसोमेरिज्म को इंक्लूड नहीं करेंगे जब तक कि आपसे पूछा ना जाए, ठीक है। तो केवल पोजीशन को ही चेंज करिए। फॉर एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैंने लिया CH3 CH2 CH2 Cl, चलिए ठीक है, ये ले लिया हमने। अगर इसकी नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, तो क्लोरीन की स्टार्टिंग, क्लोरीन क्या है बेटा, एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये क्लोरीन की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, पहले कार्बन से। चलिए इसका और क्या फॉर्म लिख सकते हैं, CH3 CH CH3, यहाँ पर लिख सकते हैं Cl। तो यहाँ पर अगर देखें तो 1 2 3, यहाँ पे 2 से इस क्लोरीन के 2 नंबर पे ये क्लोरीन एटम प्रेजेंट है। अगर आप इसका IUPAC नेम लिखोगे, इसका IUPAC नेम लिखें तो क्या लिखेंगे आप, तो 1 क्लोरो प्रोपेन, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो प्रोपेन। और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा बेटा, 2 क्लोरो प्रोपेन। देख लीजिए, प्रोपेन यानी जो प्रोपेन की चेन है वो एज इट इज़ है, वो बेस चेन हमारा वही है। और वैसे भी अगर हम इसमें चेन आइसोमेरिज्म लिखना भी चाहें तो 3 कार्बन से तो चेन आइसोमेरिज्म बता नहीं सकते। तो यहाँ तो केवल आपको क्या मिलेगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म ही पॉसिबल है। तो यहाँ पर अच्छा मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, चेन आइसोमेरिज्म में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि 3 कार्बन से चेन आइसोमेरिज्म एक्सप्लेन नहीं कर सकते, चेन आइसोमेरिज्म नहीं बता सकते, ठीक है। तो यहाँ पोजीशन बता सकते, क्योंकि देखो ये क्लोरीन पहले कार्बन पर है और दूसरे वाले में क्लोरीन कहाँ है, सेकंड कार्बन पे है। लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक है, दोनों में ही 3 कार्बन है, दोनों में ही आप देखो बेटा कितने हाइड्रोजन हैं, 3 2 5 2 7 हाइड्रोजन है, और दोनों में ही एक क्लोरीन एटम है। लेकिन दोनों में डिफरेंस कहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है इसके पोजीशन पर। जब भी पोजीशन आइसोमेरिज्म बताना हो तो जो चेन होगा, जो पैरेंट चेन होगा वो एज इट इज होगा, सभी के सभी स्ट्रक्चर में वो आपका जो चेन होगा वो एज इट इज होगा, केवल आपको पोजीशन में डिफरेंस बताना है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, जैसे कुछ आपके एरोमेटिक यानी कि बेंजीन रिंग की बात करें। अगर ये बेंजीन रिंग हमारा बेस चेन है, अगर ये बेंजीन रिंग क्या है बेटा, बेस चेन है, तो अगर इसके साथ केवल एक सब्स्टिट्यूएंट अगर जुड़ जाए, ये देखो मैंने जोड़ दिया यहाँ पर Cl जोड़ दिया, Cl ही ले लीजिए, और भी ले सकते हो, ब्रोमीन भी ले सकते हो, OH भी ले सकते हो, एमीन भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ले सकते हो। मैंने यहाँ पर क्लोरीन ले लिया है, इस पर आप मत जाइएगा। अगर ये बेंजीन रिंग, ये टोटल बेंजीन रिंग अगर ये बेस चेन है, कैसा है बेटा, ये बेस चेन, तो ये क्लोरीन अगर इस नंबर पर रहे यानी कि 1 2 3 4 5 6, अगर ये क्लोरीन 1 कार्बन नंबर पर रहेगा तो भी इसका नेम क्या लिखोगे, क्लोरोबेंजीन, क्लोरो यानी 1 क्लोरोबेंजीन। चलो नंबरिंग कर दिया। अगर यही क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाए तो बेटा, अगर यही क्लोरीन यहाँ जुड़ गया तो नंबरिंग यहाँ से कर देंगे हम 1 2 3 4 5 6, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो बेंजीन। नाम तो वही आ रहा है। अगर यही क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाए तो ध्यान से देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर यही क्लोरीन यहाँ जुड़ गया तो बेटा तो नंबरिंग यहाँ से कर देंगे, यानी जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होता है वहीं से हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये भी क्या हो गया, 1 क्लोरोबेंजीन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेंजीन बेस चेन है, अगर एक ही अगर सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है तो सबकी पोजीशन सेम आएगी। तो इस तरीके से मोनो सब्स्टिट्यूएंट, मोनो का मतलब होता है एक, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब जो एटम या ग्रुप इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके या सब्स्टिट्यूट करके जुड़ गया है, यानी क्लोरीन यहाँ पर क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो जो भी आएंगे अगर एक है तो सबका नाम एक ही होगा, यहाँ कोई डिफरेंट नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ 22 सब्स्टिट्यूएंट हो, तो अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट इसके साथ जोड़ दें तो 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़ने पर उसकी पोजीशन डिफाइन करनी पड़ेगी, उसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी, यानी वहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म आएगा। कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा। देखो इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, ये देखिए
ध्यान दीजिएगा, आप 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ऐड करेंगे, यानी कि ये क्या होगा, बाई सब्स्टिट्यूएंट की तरह। जैसे मैंने ये लिखा, ये है बेंजीन रिंग, बेस चेन है ये, यहाँ पर एक क्लोरीन ये जुड़ा हुआ है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर मैंने एक और जोड़ दिया और नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6, तो इसको कहेंगे 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। अब यही जो क्लोरीन है अब तीसरे कार्बन पर जाए, एक 1 कार्बन पे और एक 3 कार्बन पे। यहाँ देखिए 1 कार्बन पे, ठीक है, यानी बेंजीन के फर्स्ट कार्बन पे, और यहाँ पे आ गया 3rd कार्बन पे। तो नंबरिंग यहाँ से कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। आप यहाँ से भी करिए तो वही आएगा 1 2 3 4 5 6। इसका नेम हो जाएगा 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। अच्छा ठीक है, अगर यहाँ पे आ गया तो Cl और ये Cl, तो नंबरिंग वहाँ पे यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। इसका नेम क्या हो जाएगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। वेरी गुड, लिख दिया, ठीक है। अब आप कह सकते हो कि सर इसको ऐसे जोड़ दे तो क्या होगा, अगर हम ऐसे लिख दें तो क्या होगा, ये कर दिया, ये कर दिया तो क्या होगा, क्या यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है? तो मैं कहूँगा नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आप नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। मतलब ये बिल्कुल इसकी तरह है। क्यों? क्योंकि नंबरिंग का जो रूल है, हम नंबरिंग ऐसे करते हैं कि जो सब्स्टिट्यूएंट या कोई ग्रुप हो उसको कम से कम प्लेस मिले। तो अगर हम ऐसे नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 पे आ रहा है, अगर ऐसे करते तो इसकी तरह 1 2 3 4 5, तो ये गलत होता, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन के जितने भी आपके 22 सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, बेंजीन के जितने भी, यहाँ लिख दे रहा हूँ 22 सब्स्टिट्यूएंट, यार कहेंगे डाई सब्स्टिट्यूएंट लिखा होता है, डाई सब्स्टिट्यूएंट मतलब 2 कोई सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे आपका जुड़ेगा, तो उसके लिए 3 पोजीशन है। कितने पोजीशन है? 3। एक होगा 1 2, एक होगा 1 3 और एक होगा 1 4। अच्छा, इसी को जनरल नेम में भी बता सकते हैं। तो जनरल नेम में क्या मैंने बताया था? अच्छा हाँ, मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, मैंने बताया था, मैं सही कह रहा हूँ, मैंने बताया है IUPAC के नॉमेनक्लेचर, यानी IUPAC नॉमेनक्लेचर में। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर का आपने वीडियो देखा होगा, कम से कम 17-18 वीडियो लेक्चर बनाया है, दुनिया भर के जितने रूल्स हैं सब बता डाला। आप उसको देख लोगे, ज़िंदगी में एक बार देख लोगे तो कभी आपको IUPAC में दिक्कत नहीं होगी, उसको देखिएगा ज़रूर। तो मैंने वहाँ बताया था, मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ, अगर बेंजीन की 1 2 पोजीशन हो और 1 6 पोजीशन हो तो इसे कहते हैं आर्थो पोजीशन। क्या कहते हैं बेटा? आर्थो, यानी कि 1 2 और 1 6, ये पोजीशन कहलाती है आर्थो। तो हम इसको लिख सकते हैं आर्थो डाइक्लोरो बेंजीन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 3 और 1 5, अगर मान लो यहाँ पे कोई जुड़ा हुआ है, यही चीज़ यहाँ पर आ गया तो इसको भी 1 3 कह सकते, चाहे यहाँ जुड़ो चाहे यहाँ जुड़ो, ठीक है। और 1 5 पोजीशन को क्या कहते हैं बेटा? मेटा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मेटा कहते हैं। इसीलिए आप लिख सकते हो मेटा डाइक्लोरो बेंजीन लिख सकते हो, नो डाउट्स। यहाँ देखिए 1 4, ओनली 1 पोजीशन है इसकी, ठीक है, 22 सब्स्टिट्यूएंट की। 1 4 को हम कहते हैं पैरा। क्या कहते हैं इसको? पैरा पोजीशन। तो इसीलिए हम कह सकते हैं पैरा, ओनली पी से लिख दीजिए, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। आप तो मैंने इसको याद करने का तरीका भी सिखाया था। जैसे आपका ये सर है, इसको आप मान लीजिए ये आपका एक क्लोरीन है और ये पूरी आपकी बॉडी है, तो आपके सोल्जर के ये जो पार्ट हैं ये आर्थो, आपका एक कमर हो गया मेटा और पैर से पैरा,
ठीक है, आप याद रखिएगा। तो इस तरीके से बेंजीन या कोई भी साइक्लिक कंपाउंड हो बेटा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको अगर 22 सब्स्टिट्यूएंट हैं तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पोजीशन बताने को बता सकते हो, यानी कि इस तरह के पोजीशन वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो आर्थो, मेटा और पैरा, तो यहाँ 3 तरीके के पोजीशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल हैं। तो अब आपको इतने एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है, अगर उसमें आपसे पोजीशन बताया जाए, अगर पोजीशन पूछा जाए तो आप कार्बन चेन जो बेस चेन है उसको डिस्टर्ब मत करिएगा, उसको एज इट इज रखिएगा, केवल और केवल पोजीशन बताइएगा कि उससे जुड़े हुए जो डबल बॉन्ड है, यानी ये जो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, जो सब्स्टिट्यूएंट है या कोई एटम है या कोई फंक्शनल ग्रुप है, केवल उसकी पोजीशन चेंज करते हुए आप बताइएगा। सॉरी, तो देखिए और एग्जाम्पल्स मैं इसको क्लियर कर दूं, आप लोग उसको लिख लीजिए। ठीक है, देखिए मैं आपको और एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं। देखो बेटा, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, सपोज दैट C5H ले सकते हैं आप 12O। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि ईथर भी आ सकता है, ये ईथर का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला हो सकता है और अल्कोहल का हो सकता है। तो यहाँ पे किसी एक को लेकर ही पोजीशन आइसोमेरिज्म बताइएगा। तो मैं यहाँ पर अल्कोहल को लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो कार्बन नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, हाइड्रोजन छुपा हुआ है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, एक पोजीशन ये हो गई OH ग्रुप की, दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा क्या हो सकता है बेटा? 5 है ना, तो एक पोजीशन ये हो सकती है OH की। ठीक है, अगला देखते हैं और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5। तो एक पोजीशन ये हो सकती है OH की, जबकि बेस चेन हमारा वही है, याद रखिएगा, पोजीशन बता रहा हूँ, बेस चेन यही है। टोटल हम नहीं पूछ रहे हैं इसमें कि कितने हैं, तो टोटल अगर आ जाएगा तो आपको चेन को भी बताना पड़ेगा, चेन आइसोमेरिज्म को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन आपको चेन आइसोमेरिज्म यहाँ नहीं बताना है, केवल पोजीशन बताना है, याद रखना। तो बेस चेन वही रखना। ठीक है, तो अगर इसको देखेंगे तो इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा बेटा? 5 कार्बन है तो हो जाएगा पेंटेन 1 ऑल। इसका क्या होगा बेटा? पेंटेन 2 ऑल। इसका क्या होगा बेटा? पेंटेन 3 ऑल। देख लीजिए सबकी पोजीशन यहाँ पर क्या है? डिफरेंट, लेकिन बेस चेन हमारा वही है, बेस चेन वही है। इसके साथ हाइड्रोजन जो जुड़े हुए हैं वो हिडन है, याद रखिएगा। चलो मैं बता देता हूँ, बहुत से बच्चे नहीं समझ पाएंगे तो मैं बता देता हूँ। देखो ये ऐसे होता है, CH2 1 2 3 4 5 और ये OH। देख लीजिए 5 कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन। ठीक, एंड 12 हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और ये 12। देख लीजिए 12 और एक ऑक्सीजन हो गया। इसका जो होमोलॉगस सीरीज के, इसका एक सेकंड होमोलॉगस सीरीज होगा, वो क्या होगा? ईथर होगा। ये देखो ऐसे बनता है, ये ईथर होता है बेटा। ये आ गया ना ऑक्सीजन, ये ईथर। तो इसमें ही पोजीशन आइसोमेरिज्म बता सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो बेस चेन आप ये ले लो, ये बेस चेन ले लिया, तो इतना पोर्शन ये पहले कार्बन से है, तो आप यहाँ पे इसको यहाँ से लगा दीजिए, ये लगा दिया, तो इसके 2 ही पोजीशन आइसोमेरिज्म बनेंगे। एक पहले कार्बन यहाँ से होगा और एक यहाँ पे 1 2 सेकंड कार्बन होगा। आप यहाँ लगाएंगे तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे, तो बात तो वही पड़ेगी। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ से लगा दीजिए ना, ये तो 1 2 यही तो आएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप है, एक को, किसी एक को आपको क्या मानना पड़ेगा? फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, तब आप बता सकते हो। जैसे हमने यहाँ OH को क्या है? सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया है। तो इस तरीके से इनके आपके अल्कोहल होमोलॉगस सीरीज या अल्कोहल क्लास के जो आपके मिलेंगे कंपाउंड, उनके पोजीशन आइसोमेरिज्म 3 हो जाएंगे। अगर ईथर लेके चलते हो तो 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो और भी बता सकते हो इसमें आपका, अगर मान लो इसमें थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ, कन्फ्यूजन मत करिएगा। अगर यहाँ पे ये हो गया, अगर मान लो ये ले लिया आपने, ईथर क्लास का बता रहा हूँ बेटा, याद रखिएगा, ये बिल्कुल अलग है, इससे अलग है। ये देखिए ये O C एंड C, अब ये हमारा क्या हो गया? ग्रुप हो गया पहले कार्बन पर। फिर यहाँ देखो
यहाँ पर कार्बन और ये O और ये 2 C लगा दीजिए। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया। ये कार्बन की चेन वही है, कार्बन चेन वही है, तो एक 1 पे है, एक 2 पे है, लेकिन सबको अलग अलग बताना पड़ेगा क्योंकि आपने चेन डिस्टर्ब कर दिया है। यहाँ पे 4 चेन, यहाँ पे 4 कार्बन की चेन ले लिया, यहाँ 3 कार्बन की चेन ले लिया, तो चेन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसीलिए हम ईथर वाले क्लास को पोजीशन में काउंट नहीं करते हैं, हम केवल आपके क्या करते हैं, अल्कोहल वाले को काउंट करेंगे। मतलब बाई फंक्शनल वाले जो ये बाई वायलेंट वाले जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे कि आपका ईथर हो गया है ना, आपका एमाइन हो गया, डाइमाइन वाले हो गए है ना, कीटोन हो गया, इन सबको जो है इसमें लेके नहीं चलेंगे, इन सबको लेके चलेंगे किसमें बेटा, मेटामेरिज्म में। किसमें, मेटामेरिज्म, जो नेक्स्ट आपको लेके चलेंगे हम। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो बस मेरी बात याद रखना, अगर पोजीशन आइसोमेरिज्म कोई पूछे तो क्या बताएंगे, बेस चेन वही रहेगा, केवल फंक्शनल ग्रुप, एटम, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उनकी पोजीशन चेंज होगी, तो वहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा, वो पोजीशन आइसोमर्स होंगे। ऐसे फिनोमेना को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। अगर आपने चेन डिस्टर्ब कर दिया और कुछ डिस्टर्ब कर दिया, फिर वहाँ पोजीशन नहीं रहेगा। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको हम आगे अब बताएंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और कोई कंफ्यूजन अपने माइंड में मत रखिएगा। मैंने जितनी चीज़ें बताया है आप उसको समझिएगा, वही आपका पूरा पूरा एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, ओके, तो इसको नोट डाउन कर लिया। अब एक्स्ट्रा देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। चलिए यहाँ पे देखिए, मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, जो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, यानी ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनका कार्बन भी चेन का पार्ट होता है, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एल्डिहाइड, नाइट्राइल साइनाइड ग्रुप। ठीक है, तो ये सभी के सभी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये सब। तो इनको पोजीशन आइसोमेरिज्म में काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनका भी कार्बन चेन का क्या होता है, पार्ट होता है, हिस्सा होता है। जैसे ये देखिए CCCCHO, ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसका भी कार्बन इस पैरेंट चेन का क्या होता है, पार्ट होता है, हिस्सा होता है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि इस चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप को यहाँ से हटाकर हम यहाँ लगा दें, ऐसे लगा दें, तो ये गलत तरीका है। ठीक है, क्योंकि हमें चेन डिस्टर्ब नहीं करना है, कार्बन चेन हमारा वही रहेगा। तो इनको छोड़कर, यानी ऐसे फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर जिनका कार्बन जो है, ठीक है, चेन का पार्ट होता है, जैसे और भी हैं, जैसे कि आपके क्या होता है, एसिल हैलाइड COX हो गया, एसिटामाइड CONH2 हो गया, तो इन सभी को हम काउंट नहीं करेंगे, बाकी सबके लिए पोजीशन आइसोमेरिज्म बताएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है? नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मेटामेरिज्म। तो चलिए इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि मेटामेरिज्म क्या होता है। मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो मैंने वहाँ बताया था कि आइसोमेरिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को बेटा मैंने वहाँ पे 6 पार्ट में क्लासीफाई किया था और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ इसको समझाया था, यानी इसको एक्सप्लेन किया था। तो बताइए क्या है? वेरी गुड, CPMT फेल, रोते हुए। ठीक है, सी का मतलब चेन आइसोमेरिज्म, पी का मतलब पोजीशन आइसोमेरिज्म, एम का मतलब मेटामेरिज्म और टी का मतलब टाटोमेरिज्म, एफ का मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और आर का मतलब रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और फिर उसके बाद मैंने स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या कर दिया था बेटा, गो कर दिया था, यानी CPMT फेल रोते हुए गो, यानी कि बच्चा CPMT फेल हो गया और रोते हुए गो चला गया। ठीक है, और जी का क्या मतलब था, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ओ का मतलब था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो मैंने वो पहले तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन किया, ये हो गया, चेन आइसोमेरिज्म हो गया, पोजीशन हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम लोग, मेटामेरिज्म। चलिए आइए समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सीखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर बेटा जो आपको आएगा
मेटामेरिज्म ये बहुत ईजी है। तो मेटामेरिज्म में कोई खास ऐसा नहीं है पोजीशन आइसोमेरिज्म की तरह। यहाँ पर बाईवैलेंट या पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। जैसे मेरी बॉडी अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये दो मेरे हैंड जो है ये आपके क्या है, वैलेंसी है। तो होगा क्या कि दोनों ओर उस बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप या पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़े हुए एल्किल ग्रुप के नेचर में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। इस आइसोमेरिज्म की खास बात यह है कि इत्तेफाक से यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म भी आ जाता है, ठीक है, कुछ केसेस में आ जाते हैं। तो आप यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म बता सकते हैं क्योंकि मेटामेरिज्म के साथ कभी कभी आएंगे यहाँ पर। तो क्या है, कैसे हैं, आइए इसका सीखते हैं कॉन्सेप्ट। देखो ये जो मेटामेरिज्म है, मेटा का मतलब होता है बेटा मिड, मिड मतलब मिड बीच में होगा और उसके दोनों तरफ, ठीक है, दोनों साइड में कोई ना कोई डिफरेंस मिलेगा। और डिफरेंस किसका मिलेगा, एल्किल ग्रुप के नेचर में। तो ये लिखा हुआ है, सिंपल सा है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जाहिर सी बात है आइसोमेरिज्म होंगे तो सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे, नंबर ऑफ एटम सेम होंगे। डिफरेंट कहाँ मिलेगा यहाँ पर, यहाँ पे डिफरेंट क्या आपको दिखेगा, नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप अटैच्ड, जो जुड़े हुए हैं टू द डाईवैलेंट जिनकी वैलेंसी 2 हो, पॉलीवैलेंट जिनकी वैलेंसी 2 से ज़्यादा हो, ठीक है। एटम हो सकते हैं और फंक्शनल ग्रुप, यानी कि डाईवैलेंट या पॉलीवैलेंट एटम या फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए एल्किल ग्रुप के नेचर में डिफरेंट दिखेगा। एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ 3 कार्बन, एक तरफ 1 कार्बन, एक तरफ 4 कार्बन, और अलग अलग दिखेंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप या एटम कौन कौन हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये क्या है बेटा, बताइए, ईथर है। ये ईथर में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, थायो ईथर, वेरी गुड, थायो ईथर। ये क्या है, कीटोन। ऐसे फंक्शनल ग्रुप आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये क्या है, एमाइन, ठीक है, दो वैलेंसी फ्री है इसकी। ये क्या है, ये आपका हो जाएगा एमाइड। यहाँ पर भी देखिए 2 वैलेंसी फ्री है, ठीक है। अच्छा, पॉलीवैलेंट में यानी ट्राईवैलेंट ले लेंगे, ट्राईवैलेंट लेते हैं, ट्राईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप या एटम में ये क्या हो जाएगा, ये भी एमाइन में आ जाएंगे। तो इन सब में बेटा क्या मिलेगा आपको, मेटामेरिज्म मिलेंगे। अच्छा, एक खास बात और, मेटामेरिज्म बिलोंग्स टू द सेम होमोलॉगस सीरीज, यानी एक ही टाइप के होमोलॉगस सीरीज में को ये क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी पोजीशन में, अगर वहाँ पर देखिए, जैसे मान लो ये आ गया C4H10O आ गया, तो इसके 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो इसमें ईथर मिलेगा या इसमें अल्कोहल मिलेंगे, ठीक है, दोनों मिल सकते हैं। पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों मिल सकते हैं, दोनों की पॉसिबिलिटी है, ईथर की भी पॉसिबिलिटी है और अल्कोहल की भी पॉसिबिलिटी है। तो ये जो मेटामेरिज्म है ये अल्कोहल में शो नहीं होगा, ये किसमें शो होगा, ईथर में शो होगा। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ईजी है, तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा। देखिए जैसे मैंने इसी का एग्जाम्पल लिया C4H10O का, तो यहाँ पे अगर हमें मेटामेरिज्म बताना है तो हमें कौन सा होमोलॉगस सीरीज लेके चलना पड़ेगा, ईथर का, ठीक है। तो देखो बेटा, कार्बन को मैं लिखूंगा, हाइड्रोजन यहाँ पर हिडन होगा, ठीक है, आप उसको अंडरस्टूड करेंगे। तो यहाँ देखिए 1 2 3 और ये ईथर हो गया, ये हो गया कार्बन, ठीक है। अब इसके पहले पोजीशन में जो मैंने बताया था कि यहाँ पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, मेटामेरिज्म होगा। तो एक तो ये हो गया, इस तरफ कितने कार्बन हैं आपके, 3 कार्बन का नेचर स्टेट चेन में है, यहाँ पे कितने हैं, 1 कार्बन। अच्छा, इसके और कितने फॉर्म हो सकते हैं, ये देखिए OC, ये देखिए C एंड C, यानी यहाँ पे कितने कार्बन, 2, और यहाँ पे कितने कार्बन हो गए बेटा, 2। तो इस तरीके से देखिए ये आपका क्या हो गया, ईथर हो गया बाईवैलेंट, मतलब ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, ठीक है। तो ये ईथर ग्रुप है, तो यानी कि इस ऑक्सीजन के एक और यहाँ पर देखिए 1 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है, और दूसरे फॉर्म में देखिए 2 कार्बन है। यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल हो सकता है, नो डाउट हो सकता है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हो सकता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। यहाँ पे देखिए 1 2
3। तो कहीं कहीं पर इसको काउंट करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर अगर आपको मेटामेरिज्म बताना हो तो पोजीशन को थोड़ा अवॉइड करिए। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है मेटामेरिज्म की, तो पोजीशन को आप मत बताइए, आप इन्हीं दोनों को बताइए कि इसमें यहाँ पे 2 मेटामेरिज्म पॉसिबल हैं। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 1 2 3, ठीक है, और लेते हैं NH। यहाँ देखिए, यहाँ कितने कार्बन है बेटा? 3। यहाँ कितने हैं? 1। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अच्छा, इसका नाम बताना है आपको। इसका नाम तो लिखा है नहीं, इसका नाम तो बताएंगे। आईयूपीएसी नेम तो लिखना पड़ेगा बेटा, आईयूपीएसी नेम बताइए, क्योंकि हर एक आइसोमर्स का अपना अलग आईयूपीएसी नेम होगा। ठीक है, इसीलिए देखिए जितने भी आइसोमर्स मैंने बताए सबका आईयूपीएसी नाम जरूर लिखा है, क्योंकि आइसोमर्स के डिफरेंट अगर प्रॉपर्टीज़ है तो डिफरेंट उसका आईयूपीएसी नेम होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जब स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होगा ही, और आईयूपीएसी नेम डिफरेंट है इसका मतलब प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। इसलिए आप आईयूपीएसी नेम लिखिए। आईयूपीएसी नेम लिखना आसान है, रूल पे बेस नेम है। तो इसका आपका आईयूपीएसी मालूम नहीं दिखना आ रहा तो कोई बात नहीं, इसका आप जनरल नेम लिख दीजिए, सिंपल सा है। 1 कार्बन तो मेथाइल, 3 कार्बन तो प्रोपाइल, अल्फाबेटिकल लिख दीजिए। तो कौन पहले आएगा? M आएगा तो P आएगा। तो आप ABCD पढ़ लीजिए, MNOP, M पहले आएगा, M पहले आएगा। तो इसका हो जाएगा जनरल नेम, इसका हो जाएगा मेथाइल प्रोपाइल ईथर, मेथाइल प्रोपाइल ईथर, क्योंकि इधर 3 कार्बन है तो प्रोपाइल हो गया, और इधर 1 कार्बन है तो क्या हो गया बेटा? मेथाइल हो गया। सिंपल नेम है। आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, आप लोग तो अब आप लोग एक्सपर्ट हो गए हैं लिखने में नेम। इसका हो जाएगा बेटा क्या? इसका हो जाएगा, देखो यहाँ 2 कार्बन एथाइल, यहाँ भी 2 कार्बन एथाइल, तो क्या नाम लिखेंगे? डाई एथाइल ईथर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका जनरल नेम। आईयूपीएसी नेम हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। यहाँ पे देखो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी कितने कार्बन है? 3 कार्बन। यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 कार्बन। दोनों तरफ एल्किल ग्रुप यानी कि कार्बन के नेचर में आ रहा है, एल्किल ग्रुप के नेचर में डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरफ 1 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, तो जैसे इसका लिखा है वैसे इसका लिख लीजिए। बस यहाँ ईथर था, यहाँ पर ये ईथर है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? ये एमाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एमाइन या एमीन भी कहीं कहीं बोलते हैं। तो हो जाएगा मेथाइल प्रोपाइल और क्या हो जाएगा? एमीन। ठीक है, अच्छा इसका एक अलग फॉर्म क्या बना सकते हैं? ये देखिए NHCNC, देखिए यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन। तो एल्किल ग्रुप के नेचर में डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप या एटम के दोनों ओर। ठीक है, तो इसका भी हो जाएगा डाई एथाइल एमीन। ऐसे ही अगर आपको ट्राइवैलेंट लेके चलना हो बेटा, तो जैसे मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लिया करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग। ठीक है, देखो बेटा यहाँ, अच्छा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे अगर ट्राइवैलेंट लिखते हैं, यहाँ देखिए 1 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन। ठीक है, टोटल 4 कार्बन है। चलो ऐसे भी ले सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन और बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 2 कार्बन हो गया। ठीक है, और भी ले सकते हैं 1 कार्बन और यहाँ पर हो जाएगा 1 कार्बन। ठीक, और पॉसिबिलिटी कुछ बन सकती है, देख लीजिए। 1 कार्बन, ठीक है, 1 कार्बन 2 कार्बन, चलो ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो 5 कार्बन है, 3 यहाँ, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ। और क्या हो सकता है बेटा? और क्या हो सकता है इसमें? अगर इसको यहाँ पे लेके चलें, ठीक है, तो ये भी तो एक ही है, इसकी जैसा है यहाँ पर। तो इस तरीके से बेटा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा? मेटामेरिज्म मिलेगा, क्योंकि ये ट्राइएमीन है। 1 कार्बन यहाँ पे 1 कार्बन इसके साथ है, इस तरफ 3 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन। ठीक है, इसकी 2 वैलेंसी 2 कार्बन से और 1 वैलेंसी किससे है? 1 कार्बन से। तो इनका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप बनाइएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है।
तो सबका मॉलिक्यूलर आप फॉर्मूला आप बना सकते हो। क्या अंडरस्टूड करना है यहाँ पर, क्या अंडरस्टूड करना है यहाँ पे, हाइड्रोजन अंडरस्टूड करना है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 ही होती है, मैक्सिमम होती है 4, लेकिन यहाँ पे 3 ही शो है क्योंकि इसका एक लोन पेयर अभी है इसके पास। तो बाकी आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई। तो अगर यहाँ पर हम कीटोन का लेके चलेंगे, जैसे मान लो ये लेके चलते हैं और कीटोन का लेके चलेंगे तो समझ में आ गया, मतलब कि ट्राईवैलेंट हो, अलग अलग अगर कार्बन का नेचर दिख रहा है तो वहाँ पर मेटामेरिज्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम कीटोन का केस लेके चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा एक कार्बन, ये देखिए ये लिख सकते हैं पॉसिबिलिटी, और एक पॉसिबिलिटी हमारी ये बन सकती है, ये देखिए, यानी इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, ठीक है। तो बाकी इसकी जो है आप लिख दीजिएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लिख लेंगे, ठीक है। लिख के आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। मुझे मतलब मैं कमेंट आपका पढ़ूंगा, देखूंगा कि आपने सही किया कि नहीं किया है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हो आप, अच्छे से हो जाएगा। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कितने कार्बन, कितने ऑक्सीजन, कितने हाइड्रोजन, वही उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। आप लोग जरूर बनाइएगा। देखो बेटा, यहाँ पर पोजीशन भी पॉसिबल हो रही है, यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल हो रही है और मेटामेरिज्म भी पॉसिबल हो रहा है। तो हम इस पोजीशन को हटा नहीं सकते क्योंकि CO कीटोन ग्रुप है। अगर आप देखो तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 इसकी पोजीशन कहाँ है बेटा, 3 पर। अगर यहाँ देखो तो ये 1 2 3 4 5 यहाँ पोजीशन क्या है बेटा, 2 पे है। तो यहाँ पर मेटामेरिज्म भी है और क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म भी है। तो हो सकता है, नो डाउट्स आ सकते हैं इसमें, क्योंकि CO के पास कोई चॉइस नहीं है, ये बाईवैलेंट है, ये बीच में आएगा, तो पोजीशन भी आ सकता है और मेटामेरिज्म भी आ सकता है। तो ऐसे केस आए तो आप यहाँ दोनों बता सकते हो। और बाकी अगर टोटल पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें और कितने हो सकते हैं, तो फिर आप और भी बताएंगे। इसके पहले आप पूरा आइसोमेरिज्म, जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का जो पार्ट है, आप सबसे पहले उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम क्वेश्चन लगाएंगे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे, तो आपको बड़ा मजा आएगा। बस आप ध्यान से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए और अपने कॉपी पर नोट डाउन करते रहिए। तो इस तरीके से बेटा ये हो गया मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म कुछ है नहीं, एल्किल ग्रुप के नेचर में डिफरेंस दिखता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल से बताया, 1 कार्बन 3 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन, अलग अलग यहाँ पर मेटामेरिज्म, मतलब मिड में जो होगा बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे, उनके दोनों तरफ एल्किल ग्रुप के नेचर में डिफरेंस दिखेगा। तो आई होप आपको पोजीशन आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म आपको समझ में आ गया, ठीक है। कोई भी डाउट्स होगा वो आगे आप और भी क्लियर करेंगे, कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि आपको चीज़ें समझ में तो आनी चाहिए। अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन लेके आ जाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गया है। तो इसको अच्छे तरीके से आप और देखिए, मतलब जितना भी हो सके इसको और क्लियर करिए, बार बार वीडियो को देखिए। मेरे ख्याल से एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर सीख रहे हो। तो सीखने में मज़ा आता है, पढ़ने और रटने में मज़ा नहीं है, यहाँ सीखने में मज़ा आता है। तो बेटा आप लोग ऐसे सीखते रहिए, समझते रहिए और वीडियो को लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसको करिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट जो मैं आपको दे रहा हूँ ये यूनिक है। यहाँ पे आपको सारी पॉसिबिलिटी मिलेगी, सारी चीज़ें समझने का, सीखने का मौका मिलेगा। जब आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी जोश मिलेगा, मुझे भी एक्साइटमेंट मिलेगा, एक एनर्जी मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा बताने के लिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।